हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने ही क्लासेस आफीज़ा क्लासेस में। आज जो हम लोग देख रहे थे फूड इम्प्रूवमेंट का क्लास 9th वाला का वीडियो नंबर 6 हम लोग देख रहे हैं क्लास 9th का। आज हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे, है ना, वो है स्टोरेज इन ग्रेन। ऑलरेडी इसका 5 रिलेटेड वीडियो हो चुका है, कोई 10 मिनट, कोई 8 मिनट, कोई 7 मिनट ऐसे करके। आज हम लोग जो देख रहे हैं स्टोरेज इन ग्रेन। देखिए स्टोरेज लॉस सॉरी स्टोरेज लॉसेस इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैन बी वेरी हाई। अगर स्टोरेज ठीक से नहीं कीजिएगा तो जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हुआ है उसमें लॉस बहुत हाई हो जाता है। तो इसलिए स्टोरेज करना, एक अच्छे से स्टोरेज करना बहुत ही जरूरी है। कौन कौन फैक्टर जो है स्टोरेज के समय चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं वो देखिए। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सच लॉस, यानी स्टोरेज अगर आपने ठीक से नहीं किया तो उस समय बहुत से चीजों का लॉस होगा। इस लॉस को करने वाले कौन कौन से फैक्टर, दो फैक्टर है, एक बायोटिक और एक ए बायोटिक। यानी जो स्टोरेज के समय जो लॉस होता है उस लॉस को करने वाले दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, एक बायोटिक और एक ए बायोटिक। बायोटिक में कौन कौन आते हैं? इंसेक्ट, है ना, रोडेंट, फंगी, मीट्स, है ना, बैक्टीरिया, यानी जो लोग जिंदे लोग हैं वो लोग इस, अगर आपने स्टोरेज ठीक से नहीं किया तो अनाज को कहीं ना कहीं सड़ा देंगे, गला देंगे, सब गड़बड़ कर देंगे। और एबायोटिक में इम्पेप्रेट, अगर आपने उसका ठीक से स्टोरेज नहीं किया, मॉइस्चर ठीक से नहीं किया तो मॉइस्चर की वजह से भी वो अनाज खराब हो जाएगा। टेम्परेचर अप्रोप्रिएट नहीं रहा तब भी खराब हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं अगर आपका स्टोरेज ठीक नहीं हुआ प्रोडक्शन के बाद तो आपके अनाज का हाई लॉस होगा। इस लॉस में दो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में है इंसेक्ट, रोडेंट, फंगी, मीट्स, बैक्टीरिया। एबायोटिक में है इनएप्रोप्रिएट मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। तो अगर आपने ये ठीक से नहीं किया तो आपको नुकसान होगा। दीज फैक्टर कॉज डिग्रेडिंग इन क्वालिटी। और क्या होगा अगर स्टोरेज में ठीक से नहीं हुआ तो क्या क्या लॉस होगा? तो उस अनाज का क्वालिटी खराब हो जाएगा, उसका वेट कम हो जाएगा, उसको सड़ने से पुअर गेनेबिलिटी आ जाएगी, है ना, डिसकलरिंग, जैसे कलर खराब हो जाएगा, है ना, पुअर मार्केबिलिटी आ जाएगा, उसका जो होता है मार्केट प्राइस भी कम हो जाएगा। तो यानी अनाज जो आप स्टोरेज अगर आपने ठीक से नहीं किया तो क्या क्या प्रॉब्लम आने वाला है? प्रॉब्लम आने वाला है कि आपको उसमें बायोटिक एबायोटिक चीजें उसको खराब कर देंगी, जिससे अनाज जो होगा उसका वेट कम हो जाएगा, है ना, उसका कलर खराब हो जाएगा, उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, ठीक है, उसका मार्केट वैल्यू गिर जाएगा, ठीक है। दीज फैक्टर कैन बी कंट्रोल बाय प्रॉपर ट्रीटमेंट। ये जो बायोटिक एबायोटिक फैक्टर जो अनाज के स्टोरेज समय उसको खराब करते हैं, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट और सिस्टमैटिक मैनेजमेंट के थ्रू आप ठीक कर सकते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड सिस्टमैटिक मैनेजमेंट, वेयर हाउस में जहां आपने उसको रखा है वहां पे उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कीजिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट कीजिए और सिस्टमैटिक मैनेजमेंट कीजिए, जिसकी वजह से ये वेयर हाउस में अनाज ठीक से रहेगा। प्रिवेंट एंड कंट्रोल मेजर कैन यूज बिफोर ग्रेन आर स्टोर। देखिए हम लोग को ग्रेन को स्टोर करने से पहले उसका क्या क्या प्रिवेंट होना चाहिए, किस तरह से उसको कंट्रोल करना चाहिए, जरूर हम लोग को करना चाहिए। ग्रेन को स्टोर करने से पहले उसके रिलेटेड हर तरह का प्रिवेंट लेना चाहिए, कंट्रोल का सोचा चाहिए। दे इंक्लूड स्ट्रिक्ट क्लीनिंग ऑफ द प्रोडक्ट, है ना, बिफोर स्टोर। देखिए कोई भी अनाज को स्टोर करने से पहले एकदम क्लीन कर लेना चाहिए, एकदम साफ कर लेना चाहिए, ताकि अगर उसको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो ठीक हो जाए। क्योंकि एक का अनाज का दाना खराब हो सबको खराब कर देगा। प्रॉपर ड्राइंग, उसको एकदम सुखा देना चाहिए ताकि वो जो अनाज को जिस तरह से जो कंडीशन में रखना चाहिए उसमें प्रोड्यूस, है ना, फर्स्ट इन सनलाइट एंड देन सैड। पहले उनको क्या करना चाहिए? सनलाइट में रख देना चाहिए, उसके बाद उसको ठंडे में रख देना चाहिए, फेर्मेंटेशन करना चाहिए। केमिकल दैट कैन किल पेस्ट, उसमें कुछ केमिकल डाल देना चाहिए जो कि वो कोई भी उसमें जो भी ये लगा हुआ है पिस्ट वगैरह लगा है उसको ठीक कर दे। यानी अनाज को स्टोर करने से पहले, है ना, उसको प्रिवेंशन करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए उस जगह को, उस अनाज को अच्छे से क्लीन कर देना चाहिए, है ना, प्रॉपर ड्राइंग करना चाहिए, पहले धूप में रखना चाहिए, फिर साइड में लाकर रखना चाहिए, फर्मेंटेशन करना चाहिए, केमिकल यूज करना चाहिए ताकि उसमें जो भी पेस्ट वगैरह है सब चीज मर जाए। Why should prevention measure and biological control method be preferred for the production of crop? क्यों हम लोग क्या चाहते हैं कि प्रिवेंशन हो और बायोलॉजिकल कंट्रोल
है ना, मेथड यूज किया जाए अनाज को अच्छे से। डिजीज इन प्लांट आर कॉज बाय द पैथोजेंस, प्लांट में जो डिजीज आता है वो पैथोजन से आता है। टू गेट रीड ऑफ द पैथोजन सम प्रिवेंस मेजर एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड आर यूज। तो ये पैथोजन को मारने के लिए हम लोगों को क्या करना है, कुछ प्रिवेंशन यूज करना है और बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड यूज करना है। एज द सिंपल इकोनॉमिक एंड मिनिमाइज पॉल्यूशन विदाउट अफेक्टिंग द सॉइल क्वालिटी। ये पॉल्यूशन को मेजर करे, इकोनॉमिकली हो और सॉइल क्वालिटी को ये कोई भी इफेक्ट ना डाले, इस तरह से हम लोग को उसको करना चाहिए। व्हाट फैक्टर में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ ग्रेनेड ड्यूरिंग द स्टोरेज। तभी हम लोगों ने पढ़ा दो फैक्टर है इसका, एक है बेसिकली दो फैक्टर है एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक में है आपका मॉइस्चर, है ना, जो ग्रेन में प्रेजेंट होता है, ह्यूमिडिटी जो एयर में प्रेजेंट होता है, और टेम्परेचर का वेरिएशन या टेम्परेचर का जरूरत से ज्यादा या कम हो जाना। और बायोटिक में आपका है इंसेक्ट, रोडेंट है, बर्ड्स है, मीट्स है, बैक्टीरिया है, फंगी है। तो ये सब चीजें हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं हम लोग, वो क्या है, अब हम लोग जो आने की कोशिश कर रहे हैं वो है ना, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैन, है ना, मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइव स्टॉक। क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री जो होता है एक साइंटिफिक मैनेजमेंट है जिससे एनिमल को पाला जाता है बड़े पैमाने पर। ठीक है, इट इंक्लूड वेरियस एस्पेक्ट सच एज फीडिंग। एनिमल हस्बेंड में हमको एनिमल का फीडिंग का ध्यान रखना पड़ता है, ब्रीडिंग का ध्यान रखना पड़ता है, डिजीज कंट्रोल का ध्यान रखना पड़ता है ना। एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूडिंग कैटल, गॉट, सीप, पोल्ट्री, फिश। देखिए, एनिमल हस्बेंड्री जो है एक तरह का साइंटिफिक अरेंजमेंट है ताकि हम उसमें एनिमल को पाले बड़े पैमाने पे, यानी उसको खाने का इंतजाम करें, खाने का ध्यान रखें, ब्रीडिंग का उसका ध्यान रखें, डिजीज उनका कंट्रोल करें, है ना। इसमें क्या कहते हैं, कैटल में गॉट, सीप, पोल्ट्री, फिशिंग, ये सब हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। एज द पॉपुलेशन इंक्रीज एज एंड एज लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज द डिमांड फॉर मिल्क, एग एंड मीट ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे हम लोग का पॉपुलेशन बढ़ रहा है और हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, हमारी सोसाइटी में मिल्क का डिमांड बढ़ रहा है, हर कोई मिल्क को उसको चाह रहा है, एग का डिमांड बढ़ रहा है और मीट का डिमांड बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे हमारा सोसाइटी डेवलप हो रहा है वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है, मिल्क का डिमांड बढ़ रहा है, एग का डिमांड बढ़ रहा है और मीट का डिमांड बढ़ रहा है। Also, the growing awareness of need for human treatment of livestock has brought in the new limitation in livestock farming. Thus, livestock produce also need to be improvement. क्या हो रहा है कि हम लोग के पास नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है और हम लोग का इसका इकोनॉमिकली बेनिफिट है, इसलिए हम लोग इसमें नया नया टेक्नोलॉजी यूज करें ताकि ज्यादातर प्रोडक्शन हो, हर चीज का चाहे जाता है हम लोग को ये हो। ठीक है, अब कैटल फार्मिंग आते हैं। कैटल फार्मिंग देखिए, कैटल हस्बेंड्री इज डन बाय फॉर टू पर्पस। कैटल हस्बेंड्री जो किया जाता है उसके पीछे दो कारण है, दो कारण। पहला है मिल्क, दूसरा है ब्रॉड लेबर फॉर एग्रीकल्चर। पहला है कि कैटल से मिल्क लिया जाए, दूसरा उन कैटल को एग्रीकल्चर में उन कैटल का लेबर के रूप में यूज किया जाए, जैसे एग्रीगेशन में, काटिंग में, ड्रिलिंग में, इन पशुओं का यूज किया जाए। इंडियन कैटल बिलोंग टू टू डिफरेंट स्पेसीज, बॉस इंडिकस। इंडियन कैटल दो तरह के हैं, बॉस इंडिकस काउस एंड बॉस बोबलेट्स बोले बफेलो। तो हम लोग का दो तरह का है, बॉस इंडिकस है, बॉस बोबलेस, है ना, जो कि बफेलोस टाइप का। ठीक है, तो दो तरह का है। मिल्क प्रोडक्शन फीमेल आर कॉल्ड मिल्च एनिमल। जो मिल्क प्रोडक्शन की है तो उसको मिल्च एनिमल कहते हैं, डायरी एनिमल कहते हैं, ऐसा जो जिनको हम लोग क्या, जिनको हम लोग दूध के लिए पाल रहे। वेल द वंस यूज फॉर फार्मिंग लेबर आर कॉल्ड द ड्राफ्ट एनिमल। जिनको हम लोग फार्मिंग के लिए यूज कर रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं, है ना, ड्राफ्ट एनिमल। फॉर फार्मिंग लेबर इसको कहते हैं ड्राफ्ट एनिमल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, किसको क्या बोलते हैं। मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड टू सम एक्सटेंड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ लोकेशन पीरियड, है ना। मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड करता है कितना समय तक वो लोकेशन पीरियड में है, लैक्टेशन पीरियड, लोकेशन लैक्टेशन पीरियड में है, कितना समय तक वो, है ना, लैक्टेशन पीरियड में। लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, वो पीरियड जिस समय वो अपना कोई बच्चा वगैरह दिया हुआ है। मीनिंग द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ कफ। कोई अपना बच्चा दिया हुआ है और बच्चा देने के बाद कितना समय तक वो मिल्क का प्रोडक्शन कर रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं लैक्टेशन पीरियड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लैक्टेशन पीरियड। तो मिल्क का प्रोडक्शन, है ना, लैक्टेशन पीरियड पर डिपेंड करता है। कोई बच्चा हुआ है किसी का, उसका बछड़ा वगैरह हुआ है, तो उस पीरियड में ही वो ज्यादा मिल्क देगा, इस पर ध्यान करते हैं। तो मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय द इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड अगर आपने बढ़ा दिया तो मिल्क प्रोडक्शन आप बढ़ा सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है बात को? ओके, तो अब देखिए, exotic or foreigner breeds, for example, Jersey, Brown Swiss are
सेलेक्टेड फॉर लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड, जो फॉरेनर ब्रीड्स हैं, है ना, उनका लैक्टेशन पीरियड ज़्यादा होता है, यानी दूध ज़्यादा देते हैं। वेल लोकल ब्रीड फॉर एग्जांपल रेड सिंधी, है ना, साहिवाल, है ना, एक्सेलेंट रेशन, इनका ये डिजीज के साथ, ये लोग जो है फॉरेनर ब्रीड जो है, इनका अगर डिजीज लग जाता है तो जल्दी डिजीज से कंट्रोल होता नहीं, ये लोग बहुत प्रॉब्लम है। मगर अगर लैक्टेशन पीरियड हमारे इंडियन जो ये हैं, इनका क्या होता है, डिजीज पे कंट्रोल इनका जल्दी होता है, और ये मतलब डिजीज से लड़ सकते हैं। द टू कैन बी क्रॉस ब्रीड गेट एनिमल विद बोथ द डायरेक्ट डिजायर क्वालिटी। अगर दोनों इंडियन और वैदिक को दोनों को हम लोग कर दें, तो दोनों जो होते हैं डिजायर क्वालिटी हम लोग को दे पाएंगे, दोनों जो होंगे डिजायर क्वालिटी दे पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।